नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत को पहले से ही इस बात की चिंता है कि तालिबान शासन के तहत भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में अब तालिबान ने कहा कि उसे कश्मीर सहित कहीं भी मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, मुसलमान होने के नाते हमें यह अधिकार बनता है कि हम कश्मीर, भारत और किसी भी अन्य देश में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने कहा, हम अपनी आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं, आपके अपने नागरिक हैं, वे आपके कानूनों के तहत समान अधिकारों के हकदार हैं। शाहीन की टिप्पणी कश्मीर पर समूह के पहले के बयानों पर विपरीत है। काबुल पर नियंत्रण करने के कुछ दिनों बाद तालिबान ने कहा था कि कश्मीर एक द्विपक्षीय और आंतरिक मामला है। पहले औपचारिक और सार्वजनिक रूप से स्वीकृत संपर्क में कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने मंगलवार को तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की थी। इस दौरान भारत की चिंताओं से अवगत करवाया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत अब इस बात से चिंतित है कि अफगानिस्तान इस्लामिक आतंकवाद का केंद्र बन सकता है। अतीत में ISIS और अलकायदा ने भी एक राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। ऐसी आशंका है सुन्नी और वहाबी आतंकवादी समूह तालिबान को अपनी पनाहगार बना देंगे। भारत जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर चिंतित, सुरक्षा चौकसी बढ़ाने की उम्मीद। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अब एक बड़ी चिंता यह भी कि क्या अफगानिस्तान फिर से ड्रग्स की तस्करी का केंद्र बन जाएगा। नार्को टेररिज्म का खतरा यहां पर उत्पन्न होता हुआ नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध रखने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल, तालिबान भारत से अच्छे रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है, या भी उसकी कथनी और करनी में फर्क है जिसका फिर खामियाजा ना भुगतना पड़े। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले कश्मीर पर बयानबाजी पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई वो सुनिए। ताकतवर देश है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब दुनिया के सबसे पावरफुल ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और भारत देश की सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का जलवा पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। तालिबान भी पहले मजा चख चुका है भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का। दुनिया के बाकी देशों के लिए, अरब के देशों के लिए तालिबान का क्या एजेंडा है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तालिबान ने भूलकर भी भारत और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अपशब्द कहे या कुछ साजिश करने की कोशिश की तो तालिबान का अस्तित्व मिटा के रख देंगे। तालिबान का इतिहास में नाम रह जाएगा। भारत एक ताकतवर देश है। देखिए, सुहेल शाहीन और तालिबान को अब ये लगता है कि क्योंकि अगर उन्होंने USA को वहाँ से हटा दिया है तो उन्हें लगता है कि वो शायद अभी सरगना बन गए हैं मुसलमानों के, और जहाँ कर भी मुसलमान हैं उनके बारे में वो बात करेंगे। ये तो पहली बात है। पहले उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है। अब स्टांस चेंज हो रहा है। कई कारण हैं, क्योंकि तालिबान अकेला तालिबान नहीं है, उसके अंदर LET भी लड़ रहा है, उसके अंदर JEM भी लड़ रहा है, उसके अंदर AQIS भी लड़ रहा है, उसके अंदर ISKP भी लड़ रहा है। ये भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे उनकी लीडरशिप के ऊपर। उनकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है कि उन्हें गवर्न करना है, लेकिन इन सब ग्रुप्स को प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये लोग तो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे और इस इन्फ्लुएंस में इन्हें आना भी पड़ेगा, इनके लीडर्स को भी आना पड़ेगा। ऐसे में और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि क्या तालिबान अपनी हद पार कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कश्मीर पर अपने बयानों से तालिबान अब पलट रहा है। पहले क्या झांसा देने की कोशिश कर रहा था। अपने अंदर बदलाव की जो बात तालिबान की तरफ से कही गई थी, क्या वो सरासर झूठी थी। क्यों पाकिस्तान वाला राग अब तालिबान अलापता हुआ। पाकिस्तान की तालिबानी साजिश को कैसे भारत देगा मात। क्या तालिबान धीरे धीरे दिखा रहा है अपना असली चेहरा। मुसलमानों का हक बहाना कहीं कश्मीर तो नहीं है निशाना, यह भी बड़ा सवाल। क्या फिर से ड्रग्स की तस्करी का केंद्र बन जाएगा अफगानिस्तान। इन तमाम हालातों के बाद आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ JK त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल अनुज पाथुर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। साथ मौजूद है BJP नेता है, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत स्वागत है मैम।
राहुल लाल जी स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुज माथुर जी आपके साथ करना चाहूंगी। कश्मीर पर अपनी बयानबाजी को लेकर क्या अब तालिबान अपनी हद पार करते हुआ? देखिए शिल्पा, जहां तक तालिबान का सवाल है, मैं थोड़े से टफ शब्द का इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तालिबान एक कुत्ते की दुम है। 12 साल आप उसको ट्यूब में रखोगे तब भी जब वो निकलेगा वैसा का वैसे ही निकलेगा। तालिबान का कहना और करना, तालिबान की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि उसको स्वयं नहीं पता पड़ता। अब मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। वजह यह है कि तालिबान की जो तमाम लीडरशिप है और जो तालिबान के तमाम केडर हैं, उन लोगों को सिवाय लड़ाई करने के, मारामारी करने के, औरतों पे अपना दबदबा दिखाने के और कुछ आता नहीं है। तो उनको लग रहा है कि ये हम ऐसा बोलेंगे और वो हो जाएगा। मैं आपको आज की तारीख में कश्मीर की स्थिति से अवगत कराता हूं। कश्मीर में हर मुसलमान को पता है कि तालिबान क्या है और तालिबान के आने से क्या हो सकता है। कश्मीर वो हो गया है आज की तारीख में, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि बुरहान वानी के पिता ने, बुरहान वानी जो कि बहुत बड़ा आतंकवादी था और जिसके लिए बहुत बड़ा जलजला हुआ था जब उसको मारा गया था, उसके पिता ने 15 अगस्त को अपने घर पे तिरंगा फहराया है अपनी मर्जी से, कोई दबाव नहीं। तो ये हालात, ये कश्मीर की तरफ तालिबान देखना बंद करेंगे और इनको खुद पता है कि ये कश्मीर का कुछ कर नहीं सकते। 1991, 96 से 2001 में भी प्रयास इन्होंने किया था और जो तालिबानी यहाँ, जो अफगानी टेररिस्ट यहाँ आए थे, मैंने खुद मेरे सामने देखे, जो अफगानिस्तान में 2-2 साल तक पकड़े नहीं गए, यहाँ आने के बाद 10-15 दिन में उनको पकड़ के खत्म कर दिया गया था। तो वो सब जानते हैं, उनको अभी कोई इसके अलावा चारा नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को 2 बड़े झटके ऑलरेडी दे दिए हैं। पहला झटका उन्होंने दिया था जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल मसला है, तो पाकिस्तान तिल मिलाया था। दूसरा, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम डोरंड लाइन पे फेंसिंग करेंगे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। तो इनको पता नहीं पड़ रहा है पाकिस्तान वालों को, लेकिन अभी इनकी यह प्रॉब्लम है कि इनको पाकिस्तान से मदद भी चाहिए। इनके काडर लोग अखुनज़ादा अभी भी पाकिस्तान में हैं। ये लोग सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी पंजशेर के खिलाफ इनके साथ लड़ रही है, तालिबानों के साथ। तो जब उनको इतने उनसे मदद की गुहार है तो ऑब्वियसली उनको कभी ना कभी तो उनकी भाषा बोलने का प्रयास करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान भी कब तक उनकी तरफ। तो ये सिर्फ एक, मेरे समझ से ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। हमारा देश बहुत स्ट्रांग है और जिसका भी आपने स्टेटमेंट सुनाया था थोड़ी देर पहले, मैं उनसे सहमत हूं। हम लोग तैयार हैं। हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, एंटी टेररिस्ट ग्रिड बहुत स्ट्रांग है और कोई हमें, लेकिन समझने की बात यह है, सवाल फिर यही उठता है ना कि फिर भी तालिबान हिमाकत करता हुआ, पाकिस्तान की भाषा बोलता हुआ। चलिए लौटूंगी सर आपके पास, हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। एक मिनट शिल्पा, एक मिनट शिल्पा, बोलिए शिल्पा, 1 मिनट प्लीज, 1 लाइन ओनली। मैं उस ओनली 1 लाइन मैं इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान, इनको तालिबानों को गलत मुखालफत है, इनको गलत फहमी है। अमेरिका को इन्होंने भगाया नहीं है, अमेरिका खुद गया है। एक राउंड फायर नहीं किया इन्होंने, 2 जगह को छोड़ के कहीं इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। अगर ये लड़ा करके उनको भगाते तो बात अलग थी, तब आपको लगता और कहीं तालिबान इसी चश्मे से भारत को भी तो नहीं देख रहा है। कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, एक तरफ तो भारत से अच्छे रिश्ता चाहता है तालिबान, दूसरी तरफ कश्मीर की बात करता है तालिबान। ये किस तरह की दोहरी नीति, ये कैसा चेहरा जिसपे उसने नकाब ढका हुआ है? देखिए शिल्पा, तालिबान की, जैसा कि मेजर जनरल माथुर ने कहा कि कुछ मजबूरी है। मजबूरी यह है कि उनको कई गुटों को साथ लेकर के चलना है और उनकी सरकार अभी नहीं बनी। हाँ। अब तालिबान के अलग अलग नेताओं के जो बयानात आए हैं वो अभी आए हैं सरकार बनने से पहले। सरकार बनने के बाद क्या बयान आएंगे ये आप देखिएगा।
तब फिर हमें कुछ कहने की जरूरत होगी कि क्या ये बयान सही है कि नहीं, क्योंकि एक आतंकवादी गुट या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको चलाना, सिर्फ हाथ में बंदूक लेकर के और उनको प्रशिक्षण देना दूसरी एक बात है, लेकिन एक सरकार बनके सरकार चलाना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जी भी एक बार कहा था कि विपक्ष का नेता होने की बात दूसरी, सरकार चलाने की बात दूसरी, और वो भी तब ये सरकार चलाने की बात होगी जब उनको अभी फंडिंग चाहिए इंटरनेशनल। चाइना से भले उन्होंने कहा कि फंडिंग लेंगे, लेकिन उस फंडिंग की कॉस्ट होगी और कितने होंगे ये भी अभी तालिबान में इस पर एक राय नहीं है, और उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये तो बात अभी करने की थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। कुछ दिन रुक करके जब गवर्नमेंट आ जाए तो उसके 2-3 दिन बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट के बयानात कैसे होते हैं। वैसे भी आपने देखा कश्मीर पे अभी जिसने सुहेल शाहीन ने कहा है कि नहीं हम मुसलमानों का भी मुद्दा उठाएंगे, हाँ। कश्मीर समेत, हाँ। लेकिन उसमें उइगर मुसलमानों की बात नहीं की गई। ये देखिए, ये बहुत बड़ा फर्क है। पर चुप्पी लेकिन तब भी आप देखिए जितने 6 बयान अभी तक आए हैं तालिबान के अमेरिका भारत के प्रति, हाँ। 6 में से 4 बयान जो हैं वो भारत के लिए पॉजिटिव हैं। इसलिए मेरा विचार यह है कि अभी हमें कुछ दिन रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके बयान कैसे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम तालिबान से बात न करें। हमने बात की शुरुआत कर दी है, पहले हमने अनऑफिशियली बात करनी शुरू की थी, अब एक तरह से ऑफिशियल हो गया, बट दैट डजंट मीन कि हमने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया है। रिकॉग्निशन, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन या डी जूरे रिकॉग्निशन दूसरी बात होती है और बात करना दूसरी बात है। ठीक है राहुल लाल जी, आप इससे कितने सहमत? क्या अभी तालिबान की नीति और नीयत समझने में जल्दबाजी हो रही है? इंतजार करना चाहिए अभी? आपको क्या लग रहा है तालिबान और इस कश्मीर का बयान पर स्पेशली? देखिए, जो कश्मीर का बयान आया है, सबसे पहले तो देखिए वो बयान कितना बार वो चेंज हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा ही, जैसा कि माथुर साहब ने भी बताया, त्रिपाठी साहब भी बता रहे हैं कि वो बयान लगातार बदल रहा है। हाँ। देखिए, वो तय नहीं कर पा रहा है अभी। उसको क्या है कि अभी सबसे पहले वहाँ पे सरकार का गठन होना है, उसके अभी सबसे पहली प्राथमिकता तो गठन करना है। जो आज होना था वो भी टल चुका है अभी तक। तो आपस में अलग अलग गुटों में किसको कितना क्या प्रतिनिधित्व दिया जाए नहीं दिया जाए, एक बहुत जटिल मामला है। हाँ। दूसरी चीज जो सबसे जटिल चीज है कि आखिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों से हम किस प्रकार से हम समर्थन प्राप्त करें, कैसे हम मान्यता प्राप्त करें। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब पहली बार ये सरकार बनाए थे तो केवल इनको 3 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था, भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान से। तो वो एक तरफ अफगानिस्तान तो था ही, पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 ही देशों का इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ था। हाँ। तो ये इस बार चाह रहे हैं कि थोड़ा हमें अच्छे से समर्थन मिले। हाँ। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चाहे बयान हमारे समर्थन में दें, चाहे ये बयान हमारे विरोध में रहे, ये भरोसे के लायक बिल्कुल ही नहीं। इसलिए हमें इनको बयान के आधार पर देखना ही नहीं है। देखिए, इन्होंने, मैं शुरुआत का ही बता रहा हूँ कि इन्होंने बयान दिया कि भारत अपना दूतावास वहां पे बंद नहीं करे और ये हर दृष्टि से भारतीय दूतावास की रक्षा करेंगे। जबकि कंधार और हेरात में हमारे वाणिज्यिक दूतावासों में इन्होंने लूटपाट की। रात के समय में सारे अब ये कह रहे हैं कि हम देखने के लिए गए थे, वहां से गाड़ी उठा के ले गए। ये चलिए, अगर इनको डॉक्यूमेंट्स चेक करना था वो भी समझ में आता है, लेकिन हमारे वहां पे वाणिज्यिक दूतावास से गाड़ी तक भी उठा के ले गए। तो बयान कुछ और था, इनके कृत्य में कहीं से भी अब तक कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये जरूर, ये इस बात से मैं सहमत हूँ, सरकार चलाना एक बड़ी गंभीरता की बात होती है। वो गंभीरता ये कितना लाएंगे, लेकिन कश्मीर को मामले को लेकर देखिए, कश्मीर तो सुरक्षित है। मैं कश्मीर को लेकर मैं चिंतित नहीं हूं। मैं अनुज माथुर साहब से बिल्कुल सहमत हूं। हमारी चिंता है जो दूसरे सेक्शन है, क्योंकि देखिए जब तक अफगानिस्तान में ये गुट आपस में संघर्षरत रहेंगे तब तक भी कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, आपस में उलझे हुए रहेंगे, क्योंकि लड़ने वाले लड़ाके हैं ये। लेकिन जब वहां पे कुछ स्टेबिलिटी आएगी तो चिंता होगी हमारे कि ये हो सकता है कि अब पाकिस्तान इनका दुरुपयोग करे, नेपाल के रास्ते से कर सकता है, बांग्लादेश की तरफ से कर सकता है। ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि भारत नेपाल के बीच में हमारी सीमाएं जो है कि वो खुली किस्म की सीमाएं हैं, उसका दुरुपयोग पहले भी पाकिस्तान करता रहा है। उन क्षेत्रों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो हमारी सरकार है, वहाँ पे मित्र सरकार है, वहाँ पे कट्टरपंथियों को बुरी तरह से कुचला गया भारत सरकार के आग्रह पे। लेकिन हाल के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे तालिबान बढ़त बना रहा है, वो बांग्लादेश में वो कट्टरपंथी ग्रुप फिर से उभर के आ रहे हैं, तो वहां पे फिर वो लोग प्रोत्साहन ले रहे हैं, उस रूट का भी ये दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ हम लोगों की चिंता होंगी। ठीक है, रमनीश वत्स जी, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने जिस तरह से कश्मीर को लेकर बयान दिया, क्या लग रहा है किस हद तक सीरियस है तालिबान भारत से अच्छे रिश्ते बनाने को लेकर?
देखिए शिल्पा जी, मैं कहना चाहूँगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम लोग जो कहावत में कहते हैं वैसे ही तालिबान देखना चाह रहा है, लेकिन तालिबान को उतना ज़्यादा भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी राहुल लाल जी ने कहा कि वो अभी संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन हम लोग उस पर भरोसा तनिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो आप देख सकते हैं कि तालिबान जो है शुरू से ही आप देखें लड़ाकू प्रवृत्ति के रहे हैं, और वो अपने देश को ही नुकसान जब पहुंचा रहे हैं, तो हमारे जहां तक कश्मीर के मसले की बात है, तो कश्मीर के मसले के पीछे हुआ पाकिस्तान और टीटीपी। ये देखिए, और आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तान जो है कश्मीर को हम किसी भी तरह से हम उसको ऑक्यूपाइड कर सकें। उसको नहीं ऑक्यूपाइड कर सकता है तो कम से कम डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि ऑक्यूपाइड करना तो उसके बस के बाहर की बात ही नहीं है। तो लेकिन वो डिस्टर्ब करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में जो अमन चैन 370 हटने के बाद जो आई है, वो उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। वो कश्मीर से बार बार गुहार लगा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो मैंने जैसा कि उदाहरण दिया था इसके पहले कि वो जो मनसा है उसका तालिबान का, वो मनसा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और तालिबानी प्रवक्ता है जो बार बार इस बयान को आप देखेंगे तो बदलते हुए नजर आए, उनके सुर जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, जब बाहर आप देखिए कि आप ब्रिटेन जो है तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन संघ भी का भी यही कहना है। जो आपके जोसेफ बोरेल हैं, उनके यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं, उनका क्या कहना है कि हम कहीं भी ऑपरेशनल, हम अफगानिस्तान में ऑपरेशनल एंगेजमेंट चाहते हैं, और जब तक वो नहीं होता है तब तक हम तालिबान को समर्थन नहीं देंगे। और आप देखिए यूएसए ने भी ऐसा ही बोला है, मतलब यूएसए का भी यही कहना है कि तालिबान को अभी भी आप देखिए तालिबान छोड़ के भागा नहीं वो, जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि तालिबान को छोड़ के, आप बताइए 3 लाख उसके सैनिक थे उसके पास, इतने सारे उनके पास संसाधन, मतलब आप देखिए फाइटर इतने सारे उन्होंने छोड़ के गए। इनके पास कितने 50 से 60 हजार लड़ाके थे इनके पास। क्या उसको लगता है 20 साल तक जो यूएसए ने जो राज किया वहां पे, इतनी आसानी से यूएसए भाग जाएगा वहां से? उसके 13 सैनिक यदि मारे गए तो बस इतने तक ही वो खुश रह जाएगा? ऐसा नहीं है। यूएसए खुद अपनी मर्जी से गया है, और वो सिर्फ दिलासा देके गया है कि थोड़े दिन के लिए वो तालिबान को स्टेबल देखना चाहता है। उसके बाद तालिबानी को मुगालते में छोड़ गया, मुगालते में छोड़ के गया है। आप देखेंगे फिर तालिबान को आकर के जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आकर के उसने नस्तो नाबूद किया था, वही आप हस्र तालिबान के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुमा आचार्य जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनुमा जी, आप कश्मीर पर इस बयान को किस तरह से देख रही हैं? कितना सीरियस लेने की आवश्यकता है? देखिए, ये तो सवाल आपको सत्ता पक्ष से पूछना है। कश्मीर पर जो बयान है वो क्या किस तरह से लिया जाए, बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। तालिबान एक आतंकी संगठन है या नहीं, ये सवाल जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो अरिंदम बागची जी ने कहा कि अभी हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि वो हमारी ही जमीन से किसी तरह की आतंकी गतिविधियां ना करे। तो आतंकी गतिविधियां तो करेगा ही, उसने बयान दे दिया है। इसी तरह से तालिबान का जो रवैया है महिलाओं के प्रति, उसमें हमने देखा है कि वो महिलाओं के प्रति क्रूर रहा है, असंवेदनशील रहा है। हमने देखा है कि तालिबान, हमने हमेशा भारत में डेमोक्रेटिक सरकारों को समर्थन दिया है। हमें मालूम है IC 814 का उसने क्या किया हमारे साथ। हमने मसूद अजहर को छोड़ा बिकॉज उसके तालिबान ने हमारे ऊपर बेजा जोर आजमाइश की और हमारे बहुत सारे लोगों को हाईजैक, वो सब हमारे जहन में है। ये सब देखते हुए मुझे सिर्फ एक ही बात आपसे कहनी है कि सरकार को अपना रुख साफ रखना पड़ेगा। अमेरिका का ऊंट कौन सी करवट बैठ रहा है इसकी तरफ नहीं जाना है हमको। हम स्वतंत्र देश हैं, हमारा तालिबान के प्रति क्या रवैया है उसको वेट एंड वॉच ना करके सीधे अपना रुख सामने लाना चाहिए, क्योंकि जैसे ब्रिटेन ने कह दिया कि वो निकट भविष्य में मान्यता नहीं देगा, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी की भी बात है। हमारा देश है, हम स्वतंत्र हैं, हम क्यों देखें उसने क्या कहा। अगर हम उसे आतंकी संगठन मानते हैं तो हमें बिल्कुल अपना रवैया सामने लाना चाहिए। ये 56 इंच वाली बात नहीं होती है, ये होता है कि हम कितने अपनी बात पर कायम हैं। बिल्कुल। अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अनुज जी, उसके बाद अश्विनी शाही, जल्दी से अनुज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात जो उन्होंने अनुमान जी ने कही वो बिल्कुल हो रही है। हमने रूस से बात करी है, हमने और देशों से बात करी है, और इसमें कोई हमें शक नहीं, हम किसी अमेरिका पर निर्भर नहीं है, ये कोई आप निश्चित मान के चलें। और हमारी अपनी इसमें पॉलिसी आएगी होगी, और हमें एक और बात सोचनी है कि जो हमारे लोग वहां हैं उनकी सुरक्षा। जी
ठीक है, जल्दी से अनुमा जी, जल्दी। सेकंड प्लीज। नहीं, मेरा ये कहना है कि जिसका जो मुद्दा है, ये सवाल सरकार के ऊपर, ये पॉलिटिकल सवाल है और ये रक्षा विशेषज्ञ के ऊपर सवाल नहीं है। ये सवाल सीधा है, सरकार का रुख अभी तक साफ नहीं है, वेट एंड वॉच। ठीक है, सरकार का स्टैंड क्लियर करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। त्रिपाठी जी जल्दी से, सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस डिबेट को 56 इंच की छाती का मुद्दा ना बनाएं जी। ये बहुत ही गलत बात है कि सब चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार कोई भी होती, विदेश नीति जनरली बदलती नहीं, अनुमा जी जानती होंगी, और विदेश नीति जनरली नहीं लोकतंत्र बदलती। सरकार बात कर रही है तो सरकार तालिबान से भी, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि अभी सरकार ने न तालिबान को मान्यता दी है, हाँ। न बात करने से ठीक है, सरकार से ही पूछ लेते हैं फिर। जी, आप गलत तरफ नहीं ले जाएंगे डिबेट को, मैंने रुख स्पष्ट करने की बात की है सिर्फ। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं अश्विनी शाही जी, जल्दी से। रुख स्पष्ट करने की बात कही जा रही है, वेट एंड वॉच कब तक करते रहेंगे? तालिबान तो अपने रंग अब दिखाना शुरू हो चुका है, आखिरकार कब तक आप इस स्थिति को लंबा खींचने की कोशिश में? देखिए शिल्पा जी, मैं निवेदन करूंगा, आपने सबसे अंत में समय दिया तो जल्दी से आपने कहा वो थोड़ा सा उसको रोक लीजिएगा। मैं अभी सबकी बातें मैंने सुनी, आऊंगी त्रिपाठी जी, उसके बाद आऊंगी। एक बार अश्विनी जी अपनी बात रख लें। कांग्रेस को छोड़कर, बोलिए। सिवाय कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस के यहाँ एक ज्योतिषाचार्य हैं और उनके प्रवक्ता लोग जो बैठते हैं वो कहते हैं कि ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। इन्होंने कहा वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये बताएं। इनके लिए क्या हमारे जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालना जरूरी है, या आज ही है सरकार जो है एक बयान जारी कर दे कि नहीं हम सेना उतार रहे हैं, मार देंगे? ये कोई बात नहीं है। कांग्रेस का जो पक्ष है उसमें मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा अकुलाहट में बताइए। आप लोगों ने हर चीज पर सवाल उठाया है, हर चीज पर सवाल उठाया है। आज तालिबान के ऊपर भारत ने क्या मान्यता दे दी, या भारत ने क्या कोई ऐसी चीज कह दी? अभी देखिए हमारे बहुत मुख्य वक्ताओं ने कहा है कि अभी सरकार नहीं बनी है, सरकार का बयान दूसरा होता है। आज वो भारत सरकार के तरफ से एक वो आतंकवादी संगठन है। कल से अगर सरकार अस्तित्व में आती है तो वो सबका बयान क्या आता है इसको हमको देखना जरूरी होगा। हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ, हमारे लोग हैं वहाँ, उनको इवैक्यूएट करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। उसके बाद चीजों को हम देखेंगे कि हम कैसे क्या करना है, क्योंकि कभी भी इतिहास गवाह रहा है। जब अभी कंधार का मामला हुआ था तो एक बार हम लोगों ने वार्ता की, कभी भी उसके बाद हम लोग इतिहास गवाह रहा है। इसलिए तो सर ये सवाल खड़ा होता होगा कि तालिबान की अब इतनी हिम्मत क्यों होती जा रही है? पहले वो कश्मीर पर नकार रहा था, अब खुलकर सामने आ रहा है। आप लोग अभी से क्यों इस सब कर रहे हैं? पहले उनकी सरकार बन जाने दीजिए। वो पंजशीर में निपट नहीं पा रहा है तो हिम्मत उसकी कहां तक जाएगी? आप ये देखिए ना, पंजशीर में नहीं निपट पा रहा है तो हिम्मत की बात नहीं। बोलने के लिए कोई कुछ बोल सकता है, वो उसकी कोई भी चीज होती है, लेकिन सरकार क्या बोलती है? कल से उनकी जो सरकार चुनी जाएगी, पहले उसका इंतजार करना होगा, सरकार का गठन हो जाए उसके बाद। अनुमा जी कुछ कहना चाहती हूँ जल्दी से, एक लाइन में मुझे ब्रेक लेना होगा। मैं कह रही हूँ कि जो अश्विनी जी कह रहे हैं वो तो अभी तक सुनने में ही नहीं आया कि इवैक्यूएशन की बात हो रही है, इवैक्यूएशन की क्या प्लानिंग है उसके बारे में तो बताया नहीं, सिर्फ यही कहा है। मैं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ विदेश मंत्रालय का, जो ये कहता है कि हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, टेलीविजन की चीज बीच में नहीं बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपकी आदतें खराब है। नहीं, टेलीविजन का बहस नहीं है, हम बताएं कि कहां से एक एक करके हो जाती है। सवाल सिर्फ ये है कि तालिबान का क्या रवैया बदला है? क्या तालिबान अगर सरकार भी बना लेगा तो क्या वो, चूंकि उसने एक लोकतंत्रात्मक सरकार को हथियारों के बल पे गिराया तो आप उसको समर्थन दे देंगे? ये क्या बात होती है? आप क्या ढुलमुल लोग हैं? इधर की आपने कहा वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए तो क्या सेना ले जाकर अटैक कर देना चाहिए? ठीक है, दरअसल अनुमा जी सरकार का कहना है कि फिलहाल हमें अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना है, उसके बाद बात की बातें हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है जिस तरह से तालिबान के एक प्रवक्ता ने कश्मीर पर बयान दे दिया, कश्मीर के मुसलमानों पर बयान दे दिया। ऐसे में सवाल उठता हुआ कि क्या अपनी हद पार करता हुआ अब नजर आ रहा है तालिबान के सुर पहले कश्मीर पर कुछ और थे, अब कुछ और हो गए हैं। ऐसे में अपने बयानों से पलट क्यों रहा है तालिबान? पाकिस्तान वाला राग क्यों लाप रहा है तालिबान? और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए
राहुल लाल जी, और कौन कौन सी गंभीर समस्या यहां पर उत्पन्न होती हुई? तालिबान की तो फितरत ही यही थी, यही है और आगे भी यही रहेगी। देखिए, तालिबान ने कभी अपनी कहे वे पर इंप्लीमेंट कभी किया ही नहीं। ऐसे में क्या हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बात पर? और अब स्पेशली कश्मीर का एंगल बीच में एड ऑन कर देना, पाकिस्तान की भाषा बोल देना, क्या करना क्या चाहता है? देखिए, इस समय तो वो पाकिस्तान को भी खुश करने का प्रयास कर रहा है, इसमें कहीं से कोई शक वाली चीज़ नहीं है कि वो चाह रहा है कि आसपास में जितने भी पाकिस्तान भी है वो भी सबसे संतुष्ट रहे। पहले ईरान जो है कि वो उसका रवैया जो है कि उसके प्रति जो है कि तालिबान के प्रति एक कठोरता का रवैया होता था, चूंकि वो ईरान जो है कि वो शिया देश था और तालिबान जो है कि वो सुन्नी वाला था। लेकिन इस बार वहाँ पे भी अभी तक जो वहाँ के जो अखबार हैं उसमें अभी भी जो है कि तालिबान के जो है कि वो प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं उन अखबारों में, तो थोड़ा उन सब जगहों से भी वो खुश है। लेकिन देखिए, जो हम लोग अपने हिसाब से देखें यहाँ से, सबसे पहले जो हमारे पास जो कुछ समस्याएं आ रही हैं भारत को लेके, तो देखिए जो सुरक्षा को लेके हम लोगों ने बात की वो तो बात की ही हम लोगों ने। कश्मीर का मामला देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कश्मीर की स्थिति अभी इस समय ऐसी नहीं है कि वहाँ पे डायरेक्टली जिस तरह से एक तरह से वो कठोर स्थिति है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में हम लोगों की मौजूदगी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो आज वहाँ पे तालिबान जाके कुछ उलट पुलट कर देगा ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। लेकिन पटकथा लिखने की कोशिश हो रही है, पटकथा लिखने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो गंभीर समस्या जो मैं जिसके ऊपर मैं आऊंगा कि देखिए, नार्को टेररिज्म एक बड़ा गंभीर मामला है। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं कि वो दुनिया भर में जो अफीम का 80% उत्पादन होता है वो यहीं से अफगानिस्तान से ही होता है, और उसका एक बड़े मार्केट के रूप में वो देखेगा। क्योंकि देखिए, इस समय हम लोगों को एक बहुत ध्यान देना चाहिए, गोल्डन ट्रायंगल जो कि एक तरह से म्यांमार, थाईलैंड और ये वाला जो सेक्शन है, और गोल्डन क्रिसेंट जहाँ पे कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में पहले एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति रह रही थी। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं एक सामंजस्य बनाने का प्रयास उधर भी चल रहा है। और आज केवल ड्रग का मामला नहीं है, ड्रग तो है ही, वो एक तरह से वो पूरा प्रचार प्रसार करना प्रयास करेगा। क्योंकि देखिए, अभी भी यहाँ पे कई सारे जो है कि हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर जो है कि त्रिपाठी साहब इन लोगों ने बोला कि डिपेंड करती है फंडिंग। देखिए, फंडिंग एक बड़ा मामला होगा। फंडिंग के लिए जो पिछला सरकार था, पिछले सरकार में भी इन्होंने घोषणा की थी कि हम अफीम के उत्पादन पर रोक लगाएंगे, लेकिन 2001 में नाम मात्र का रोक लगा था, उसके पहले भी हो रहा था और उसके बाद भी हो ही रहा था। अरे जो उनकी रोजी रोटी है उस पर वो रोक कैसे कैसे लगा? लगा? देखिए, हेलमंद प्रांत पे हमेशा से इनका जो है कि कब्जा रहा, और उस क्षेत्र में देखिए बहुत ज्यादा जम के जो है कि उत्पादन हुआ, वहां पे अफीम का पूरे दुनिया भर को सप्लाई किया। लेकिन अब जो नया टेंडेंसी है, और हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भी दिखेगा, जैसे जैसे तालिबान का अफगानिस्तान में वर्चस्व बढ़ा है, वैसे वैसे हमारे यहाँ पे ड्रग सिंडिकेट को उन्होंने एक्टिव कर दिया। और वो क्या करते हैं, पहले तो वो आपके एक सप्लाई लाइन पे वो ड्रग्स भेजते हैं, 2-3 बार अगर उसमें सप्लाई में सफल होते हैं तो फिर हथियार भेजने का प्रयास करते हैं। और इस काम में ऐसा पाकिस्तान का पूरा योगदान है। और लास्ट में फिर आपको एक तरह से वो सीधे सीधे आतंकवाद का भी वो सीधे माध्यम बनाता है। तो यानी जब ड्रग्स आ सकते हैं, हथियार आ सकते हैं, तो आतंकवादी भी आ सकते हैं। और देखिए, आप वो किस चीज का लाभ लेना चाहता है, अश्विनी जी हैं यहाँ पे, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के काफी ज्यादा प्रबुद्ध व्यक्तियों में से शामिल हैं, वो समझेंगे भी कि देखिए, हमारे जो आतंकवादी से संबंधित जो पूरा का पूरा दस्ता है, एनआईए है या तमाम दूसरे लोग हैं, वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं, और ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग वो अलग ढंग से निपट रहे हैं, नारकोटिक्स से संबंधित। इन दोनों को मिलकर अब ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने की जरूरत पड़ेगी। अब तक ये लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर सी स्थिति है कि आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है और प्लस जो टेरर से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये दोनों मिलकर आपस में तालमेल करेंगे, तभी ये जो उभरती हुई समस्या है, क्योंकि देखिए, आप पूर्वी भारत से भी ये समस्या आएगी, म्यांमार की तरफ से, और पश्चिमी भारत के साथ भी इधर इस वाले हिस्से से भी ये समस्या आनी है। तो आपको दोनों क्षेत्रों में नार्को टेररिज्म को लेके भी आपको ठीक है, मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं अश्विनी शाही जी, क्योंकि क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम सब सामने आने वाली है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। देखिए शिल्पा जी, भारत इस समय हर चीज से निपटने के लिए सक्षम है, और हर मोर्चे पर जो है सरकार की आंखें खुली हुई हैं, और सरकार हर चीज पर ध्यान दे रहा है कि कहां क्या हो सकता है। बस अभी यहाँ पर ये सिर्फ एक अकुलाहट नहीं हो कर रहा है, और सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है। अभी भी हम सामरिक दृष्टि से मजबूत हैं। हमने जो है जहां भी कहीं घुसपैठ नहीं हो रही है, कहीं इस समय देखिए कश्मीर एकदम हम लोगों ने लगभग शांत कर, कुछ घटनाएं हो रही हैं लेकिन उनको छोड़ के कश्मीर लगभग शांत है। अब वहां पर किसी के नापाक इरादे को पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जो है आ जाए वहां पर हम उससे निपटने के लिए तैयार है, हमारी सेना तैयार है वहां। तो इन चीजों में आज कुछ भी कह देना तालिबान और पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के बाद आप लोगों की चुनौतियां तो बढ़ेंगी ना, तो अलर्ट होना भी जरूरी होगा। फिर देखिए, चुनौतियां तो
चुनौतियां तो देखिए जो आतंकवाद, पाकिस्तान जो है आतंकवाद की जननी है, तो और वो उनका जो है साथ लेगा। तो अभी जिस दिन से तालिबान एक देश का रूप लेगा, उसके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। अभी सब लोगों ने कहा, देखिए अभी फंडिंग की बात हुई, अभी सबकी बहुत सी चुनौतियां, तो केवल फंडिंग ही और कुछ नहीं होता है। पिछली बार उनको किस 3 देशों ने मान्यता दी, अभी राहुल लाल जी ने बताया। अब देखिए उनको भी ये लगता है कि एक हमको भी देश के रूप में मान्यता मिले, तो वो बहुत जगह जो है, और जब वो हमारा पड़ोसी देश बन जाएगा, आज नहीं तो कल जब उसकी सरकार का गठन हो जाएगा, तो अश्विनी जी ये हमारी मजबूरी हो जाएगी उसके साथ बात करना, फिर चाहे वो आतंकवादी संगठन तालिबान ही क्यों ना हो। मजबूरी कैसी हो जाएगी? देखिए मजबूरी, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि हम उनसे बात ही करें। कोई मजबूरी आप भारत को इस समय डिगा नहीं। भारत आज जो है बहुत मजबूत हाथों में है और बहुत मजबूत नेता के हाथों में है, इसलिए आप मजबूरी नहीं है। अच्छा, हम जो है घर बात में नहीं घुस भी के मारना करेंगे, भी ये भी हो जानते सकता हैं, है और हमारे घर में जो घुसता है उसको भी मारना जानते हैं। ठीक है, अनुमा जी कह रहे हैं हमें पता है हमें क्या करना है, नहीं भी कर सकते, जानते हैं, ये बदलाव भारत है, इससे चिंता की बात नहीं है। ठीक है जी, तालिबान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इस पे सब सहमत है ना। अच्छा, मेरा सवाल क्यों है ये कि अगर तालिबान की सरकार बन जाएगी तो क्या उसके साथ खून माफ हो जाएंगे? उसने हमारे हर तरह के तालिबान समर्थित आतंकवादियों ने उरी पर हमला किया, पठानकोट पर किया, पुलवामा पर किया, हम सब भूल जाएंगे क्योंकि उसकी सरकार है। क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा था पिछले महीने और 5 स्टेटमेंट आए। 3 अगस्त को जो स्टेटमेंट आया उसमें जरूर कहा गया कि इस्लामिक अमीरात जो बलपूर्वक बनाया जाएगा उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर 16 अगस्त को आया, 27 अगस्त को आया, 28 को आया, उसके बाद 6 अगस्त को भी उसके पहले आया, और फिर 30 तारीख को जो एक फाइनल रिजोल्यूशन आया उस सब से ये चीज गायब थी। तो मेरा ये कहना है ऐसी क्या मजबूती है? कोई ये नहीं कह रहा कि आप उनके ऊपर हथियार लेके नहीं, तो मान्यता दे दी गई क्या? कम से कम ये मान्यता दे दी गई? गलत आप ये बताइए अनुमा जी, मान्यता दे दी गई है ना? देखिए नहीं, आरोप यहाँ राजनीतिक आरोप मत लगाइए, ये देश का विषय है, वॉच की कहानी नहीं ये देश का विषय है। क्या मान्यता दे दी गई? के रूप में देखा जा रहा है उसको। क्या तालिबान की फितरतें बदल जाएंगी? क्या अगर नहीं बदलेंगी तो कम से कम बोलो तो कि हम उसके खिलाफ हैं, कम से कम इतना तो बोलिए। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रही है, इधर उधर करवटें मत बदलिए, एक स्टैंड लीजिए। सरकार में आप हैं, आपको स्टैंड लेना है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। अश्विनी जी, सरकार अपना स्टैंड ले रही है और यहाँ टेलीविजन पर हम कहते हैं, अभी मैंने पहले भी कहा कि क्या हम कहते हैं कि सेना उतार रहे हैं? अरे हमको अभी वेट एंड वॉच, अभी हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, अभी काबुल एयरपोर्ट बंद है, वहाँ के लोगों को पहले हमको निकालना भी है। आपके लिए आदमियों का कोई मतलब नहीं है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर अपने भारतीय फंसे हुए हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है बहुत ही गंदा है, इसलिए वहाँ अपने आवाम की भी चिंता करिए कि हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं। नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये अभी जो आप कह रहे हैं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं है। अरिंदम बागची का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है सुनिए जरा। आप कुछ कहेंगे यहाँ? ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। हम हर चीज को यहाँ टेलीविजन पर डिस्कशन नहीं करेंगे और ऑफिशियल स्टेटमेंट में हम अभी अपने लोगों को कैसे निकालेंगे, ठीक है, अभी आपका इस पर फोकस है। सरकार इसीलिए लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति को मेंटेन करती हुई कि फिलहाल इवैक्यूएशन पर पूरा फोकस है, उसके बाद ही आगे का स्टैंड कुछ क्लियर किया जाएगा। रमनेश जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर जिस तालिबानी प्रवक्ता के बयान की हम बार बार बात कर रहे हैं वो मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं कि मुसलमान के हक के बारे में भैया हम तो कहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान से जो बड़ी संख्या में लोग अपनी जान बचाते हुए भागे उनमें मुसलमान ही तो थे। उनकी चिंता फिर उन्हें क्यों नहीं हुई? उन्हें कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? उन्हें क्यों नहीं रोक पाए वहां पर? देखिए शिल्पा जी, सबसे पहली बात तो आप देखिए कि बार बार ये मुसलमान एक धर्म को सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है, सिर्फ चूंकि वो टारगेट बन रहे हैं। मुसलमानों के बारे में सोचते, तालिबान में तो मुसलमान ही रहते, तो अपने लोगों पे ही अत्याचार क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में आप देखिए कि आतंकी हमला 2014 में जो हुआ था उसमें तो सारे बच्चे मुसलमान, महिलाएं जो जिनकी हत्या हुई उसमें भी तो मुसलमान ही थी। और आप देखिए लगातार जो तालिबान जो अटैक करा उसमें भी तो मुसलमान ही है, ज्यादातर तो मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। तो मुसलमानों की मुखालफत क्यों कर रहे हैं ये? सबसे पहली बात, आप तालिबानी प्रवक्ता का बार बार आप बयानों में आप देखिए चेंज हो जाता है। आप फिर तालिबान से हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान बार बार आप देखिए उसको क्या करें सह दे रहा है, बार बार बुलवा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है वो तालिबान वो खुद की भाषा नहीं बोल रहा है।
क्योंकि आप देखिए इसके पहले तालिबान के ऊपर कौन राज कर रहा था? 1980 में सबसे पहले सोवियत संघ जैसे ही गया, रूस की सत्ता जब चली जा, रूस जब वापस चला गया तो अमेरिका, और उसके बाद उसका साथ कौन दे रहा था? वो पाकिस्तान। आज देखिए तालिबान को साथ सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? वो है चाइना और पाकिस्तान, दोनों मिलकर के। और वो भारत को टारगेट बनाना चाह रहा है, बार बार भारत को टारगेट बनाना चाह रहा। आप देखिए तालिबान की भाषा कौन बोल रहा है? वो अलकायदा। अलकायदा का क्या कहना है कि दूसरे स्टेज में, पहले स्टेज में हमने अफगानिस्तान को आजादी दिला दी, और दूसरे स्टेज में वो इराक को, सीरिया, यमन सबको आजाद कराना चाहता है। लेकिन हमें एक पड़ोसी मुल्क के नाते हमें देखना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये जो होने जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। ये लोकतंत्र की तो हत्या अफगानिस्तान में हुई ही हुई, बाकी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी भी हत्या हो गई, क्योंकि आम जन का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वहां पे जो आम जनता उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी देश उनके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, निवेश नहीं करना, क्योंकि कोई भी आतंकी को अपना पड़ोसी मुल्क नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के साथ हम लोग दंश बार बार झेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरता नहीं है। और तालिबान जो है बार बार इस बात को, आप देखिएगा तालिबान के, हमारा 134 प्रोजेक्ट हमारा तालिबान में आज चल रहा है। तालिबान कोई भी ऐसा हरकत नहीं करना चाहेगा जो कि भारत के लिए, 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट है भारत के। आप देखिए, यही आप देखिए राहुल लाल जी, कभी भी वो किसी भी तरह का इस तरह का जानवर, और बार बार प्रवक्ता, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आप क्या जताना चाह रहे हैं? आप 2014 में जो चीजें कांग्रेस कर रही थे वही आप चाह रहे हैं दोहराने के लिए? ये मोदी की सरकार है। आप देखिए कि हमारे कितने सारे लोग फंसे हुए हैं वहां पे। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है? आप क्या चाहते हैं? उनकी हत्या हो जाए? नहीं, तालिबानी उनकी हत्या कर दे, तालिबानी उनकी हत्या कर दे। आप क्या चाहते हैं? अरे आप पहले कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते, कांग्रेस के प्रवक्ता के पहले इंसानियत के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? आपने इंसानियत के बारे में क्यों नहीं सोचा? सरकार के प्लानिंग के बारे में कुछ कहना चाह रही है सरकार, कुछ कहना चाह रहे हैं। आज लगभग 1000 लोग एवैक्यूएट किए जा चुके हैं। आज राहुल लाल जी लगातार अफगानिस्तान से लोग एवैक्यूएट किया जा रहा है ना। आज आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं, सुन लेते हैं राहुल लाल जी क्या चाहते हैं आप? कि हमारे जो लोग फंसे हुए उनकी हत्या कर दे तालिबान? ठीक है, इस देश नीति को संतुलित करने की आवश्यकता है। ठीक है, वाजिब सवाल है। एक सेकंड, लेकिन जो रमनीश जी, आपने कांग्रेस पर जो सवाल उठाया है जवाब तो ले लेते हैं। अनुमा जी कहना चाह रही है, जवाब देना चाह रही है। अनुमा जी देखिए, मैं जवाब तो दूंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बीजेपी का एक प्रवक्ता बुलाती हैं या 6 प्रवक्ता बुलाते हैं? अलग अलग आप गलत बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे ना। इस तरह के बिल्कुल गलत नहीं बोला, मैं सवाल पूछ रही हूँ केवल। किस नहीं, कांग्रेस बोलती रहे और दुनिया सुनती रहे, भ्रम फैलाते रहे ये लोग। कितने स्टेटमेंट आ गए? सेना क्यों प्रमुख को उनको लगता है कि बोलते कहीं हैं, मुसलमान नाराज हैं, भारतीय मुसलमान नाराज ना, यूपी में चुनाव होने जा मुद्दे रहे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। प्लीज डिबेट को डिटेल मत कीजिए, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अनुमा जी, आप लोगों से अब ये पूछा जा रहा है कि विपक्ष फिर चाहता क्या है? क्या करे सरकार? क्या हथियार लेकर वहां मैदान में कूद जाए सरकार? जो लोग वहां पर फंसे हुए उनकी जान पर आज बन जाए, ये चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं। शिल्पा जी, मैंने कब कहा है कि हथियार लेके? शिल्पा जी, इन लोगों के लिए आवाम की कोई कीमत नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं कि वो लोग मरे, इनको क्या मतलब है? ये कांग्रेसी लोग चाह रहे हैं कि वो मरे। ठीक है, कहा सकता मैं अश्विनी जी, अभी कांग्रेस तो विपक्ष में, कांग्रेस के चाहने से क्या हो जाना है? ठीक है, यानी कि कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है कि तालिबान की फितरत ही ऐसी है, ऐसे में सरकार कैसे अब आगे इस सिचुएशन से डील करेगी, कैसे उनसे बातचीत करेगी, कैसे देश के लोगों को वहां से बचा कर लाएगी? ठीक है, जल्दी से उसके बाद अनुज बाबू जी का जाना है। अश्विनी जी कह रहे हैं वहां से लोगों को लाना है। मैं मानता हूँ कि सरकार की बिल्कुल प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल जी, फर्स्ट खंड में जब हम लोग डिबेट कर रहे थे उसमें देखिए अनुज माथुर साहब हो या कई और लोगों ने कहा कि अमेरिका एक तरह से, राहुल जी, एक ही करके सर, त्रिपाठी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से राहुल जी। अमेरिका वहां से गया, ये तो तय बात है कि कोई लड़ाई तालिबान ने तो लड़ी नहीं। तालिबान को बिल्कुल रेडीमेड रूप में सत्ता जो है कि वो अमेरिका से मिला हुआ और अमेरिका छोड़ के गया है। हम लोग अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में हम लोग आते हैं, कम से कम अमेरिका को, भारत को तो भरोसे में लेना चाहिए था। आपको लग रहा है अश्विनी जी कि भारत को भरोसे में लिया गया?
जल्दी से अश्विनी जी, जल्दी से टू द पॉइंट आंसर सर, उसके बाद त्रिपाठी जी के पास जाना होगा। ठीक है, एक सेकंड। देखिए भारत को भरोसे में अगर नहीं लिया, इवैक्यूएशन जो हुआ है हमारा वहां से, तो कोई ना कोई तो भरोसे में रहा होगा। ऐसे हमारे लोग नहीं निकाल लिए गए। भारत की भी एक अपनी स्थिति है विश्व में। आज भारत बदला हुआ भारत है, हमने इवैक्यूएट किया और अचानक अमेरिका चला गया है। हम उसको निकालने के रणनीति पर काम कर रहे हैं। अमेरिका हम क्यों नहीं हम क्यों अमेरिका की बात करें? हम अपने कूटनीति बल पर उसको निकाल कर लाएंगे। आपको विदेश नीति में हम अमेरिका की चलिए ठीक है, त्रिपाठी जी आपको क्या लग रहा है? सरकार इमरजेंसी स्ट्रेटेजी पर चल रही है, यही वक्त की दरकार है। हमारी अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति, अपनी डिप्लोमेसी है। मैं सवाल कर रही हूँ सर, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। प्लीज आप शांत होंगे तो उनको सुनाई देगा। त्रिपाठी जी, इस समय भारत सरकार जिस स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ती हुई, क्या आपको लग रहा है वक्त की दरकार यही है, यही होना चाहिए? आपका अनुभव इस पर, आपका तजुर्बा इस पर क्या कहता है? शिल्पा जी, मैं पहले तो ये अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि जो पार्टी के साथ संबद्ध लोग हैं, शायद ये लोग सभ्य बातचीत का विवाद का तरीका भूल गए हैं। ये लोग इसको मछली बाजार बना लेते हैं, एक दूसरा काट के बोलने लगता है। बड़े ही अफसोस की बात है। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ, जो आप कह रही हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ वेट एंड वॉच की नीति नहीं है जी। अगर हम खाली वेट एंड वॉच करेंगे तो जब तालिबान में अच्छी या बुरी जो भी सरकार आएगी और जहां आएगी, उसमें फिर वो गैप जो अमेरिका के जाने से पैदा हुआ है, उस शून्य को भरने के लिए पाकिस्तान और चीन तैयार है और पहुंच भी रहे हैं। तो हम वहां पिछड़ जाएंगे और हम दुश्मन बन जाएंगे अफगानिस्तान के। दूसरी चीज है कि अगर हम तुरंत, मैं ये नहीं कहता कि हम तुरंत उनको मान्यता दे दें। अभी तो सरकार ही नहीं बनी, आप मान्यता किसको देंगे? Exactly. उसमें समय लगेगा। हाँ। तब तक हम तालिबान से और सारे घटकों से बात करते रहे। और मुझे खुशी है, 2 साल पहले भारत सरकार ने तालिबान से भी बात करनी पर्दे के पीछे से शुरू कर दी थी और अब औपचारिक तौर से भी बात हो रही है। हाँ। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी बात चल रही है। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि पब्लिक डोमेन में तुरंत नहीं लाया जाता कि हमने पर्दे के पीछे क्या बात की या हमने क्या फाइनल पॉइंट से बात की। इसलिए विपक्ष को थोड़ा सब्र करना होगा। थोड़ा सा हमें सबको सब्र करना चाहिए, 1 हफ्ते 10 दिन। ठीक है, अनुज माथुर जी, क्योंकि समाधान तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए ही संभव है। और अब तालिबान अगर वहां पर उस सत्ता पर, उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो फिर उसी से तो बातचीत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2 बातें शुरू से, मतलब इसको अलग छोड़ें आप। पहली बात तो ये है कि पिछले 20 सालों से, 20, 25, 30 सालों से पाकिस्तान ने किसी प्रकार से प्रोपेगेंडा करके अपने लोगों को इकट्ठा करके और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को गलत उसमें रखा कि वो आतंक के खिलाफ अमेरिका के और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं। ये वो किसी प्रकार से उनको कर पाए। लेकिन आज की परिस्थिति भिन्न है। अमेरिका और यूरोप और अदर बाकी देशों को इस बात का ज्ञान हो गया है कि पाकिस्तान जो है वही उसकी नर्सरी है और पाकिस्तान डेफिनेटली आतंक के खिलाफ किसी के साथ नहीं है। तो ये बात उनको पता पड़ गई है। इसीलिए ना तो पाकिस्तान से अमेरिका बात कर रहा है, ना कोई, नहीं मेरी बात सुनो प्लीज है। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि जहां तक सवाल चीन का है, उस बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent interests. चीन पैसा वहां तभी लगाएगा जब उसको उस पैसे का रिटर्न मिल जाएगा। पाकिस्तान को तालिबान ने साइडलाइन कर दिया है। चीन से वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, रूस से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान बहुत जबरदस्त परेशानी वाली परिस्थिति में आ गया है। और इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार से इस बात को उनकी इंपॉर्टेंस, इसलिए ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई इसमें सबकी संदेह की बात नहीं है। हमें अब भी इंतजार करना होगा सरकार के गठन करने होने का। ठीक है, और उसके बाद फिर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आने। ठीक है अनुमा जी, अभी तक ठीक है, देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब चीन और पाकिस्तान साथ में जा रहे हैं अफगानिस्तान के, तो ऐसा कौन सा लाडला बच्चा है तालिबान कि हमें उसको पटाना पड़ेगा? और ये क्या गारंटी है, जो लोग विश्वास ही नहीं करते तालिबान पे, वो क्या गारंटी देंगे कि तालिबान वो चीन और उनकी तरफ ना जाके हमारी तरफ आ जाएगा?
तो ये इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है कि वो आगे हो जाएंगे हम पीछे हो जाएंगे। ये कौन सी विदेश नीति होती है? जो हमारा रुख है वो आज, कल और परसों अगर क्रूरता के खिलाफ है, अगर विश्वसनीयता के खिलाफ है, अगर नहीं है उनके खिलाफ है, तो वही रहना चाहिए। केवल रुख, ये नहीं कहा गया कि किसी के ऊपर हमला करिए, केवल रुख स्पष्ट करने की बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से। ठीक है त्रिपाठी जी, आपका फाइनल कमेंट। हाँ देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, शायद अनुभा जी ये कह रही, अभी पहले भी कह गई कि जो लोग जिसने बंदूक के बल पे सरकार बना ली, क्या उससे हम बात करेंगे? पाकिस्तान से हमने बात की, पाकिस्तान में कितनी बार डेमोक्रेसी का हनन हुआ। जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, उसके पहले याहिया खान, अयूब खान। चीन में डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, ईरान में हो रहा है, क्यूबा में हुआ। क्या हमने इनकी सरकारों से बात नहीं की? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पुरानी सरकार की गलती थी, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। जहां आपका राष्ट्रीय हित सधता है, आप वहां बात करते हैं, चाहे वो जैसी सरकार हो। ठीक है, I can't hear anything. ठीक है रमनीश, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपका, एक लाइन में से। नहीं, बिल्कुल सही कहा जेके त्रिपाठी साहब ने, क्योंकि देखिए पड़ोसी मुल्क के नाते हमारी एक जिम्मेदारी होती है, और अंतर्राष्ट्रीय विदेशी नीति हमारे फॉरेन पॉलिसी क्या कहता है कि कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता में हमें बातचीत, हमें उससे पहल तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। उसका हम हित के साथ साथ हमें अपना हित भी साधना ही पड़ेगा। और आप देखिए नेशनल इंटरेस्ट के साथ आज की परिस्थिति क्या है कि हमारे लोग फंसे हुए हैं। हम किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कुछ नहीं स्टेप ले सकते ताकि हमारे जान माल की नुकसान हो, हमारे जो लोग फंसे हो उनका नुकसान हो। ठीक है राहुल लाल जी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, क्या उम्मीद है बाकी? देखिए, आतंकवादी संगठन है, उससे बिल्कुल सख्ती से निपटने वाली एक बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी। ठीक है, अभी सरकार नहीं बनी है, समय लेके ही सही, लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा भी हम लोग ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो आप जान लीजिए कि ना केवल तालिबान तो छोड़ दीजिए, दुनिया की जो दूसरी शक्तियां जो भारत से प्रतिस्पर्धा रखती हैं, मोदी जी की सरकार है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी की सरकार है, तो बगल में ये बड़ी घटना घट रही है, बड़ी घटना घटने में, और इस तरह से सुन लीजिए पूरा जो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस रहा उसमें चाहे बाइडेन का रहो, भारत को बिल्कुल साइड लाइन किया गया, और ये हमारे विदेश नीति की विफलता थी। अश्विनी जी जाते जाते कैसे आश्वस्त करेंगे सर, क्या करेंगे अब आगे? वेट एंड वॉच तो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा और क्या? अश्विनी जी, आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है संपर्क कर गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हद में रहे तालिबान, अगर नापाक मंसूबे है कोई तो उसे दफन कर दे तालिबान, क्योंकि कश्मीर पर भारत को अमेरिका समझने की भूल ना करे तालिबान। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।